65 नंबर प्रश्न कहता है कि सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है। तो सप्तपर्णी गुफा दोस्तों यहाँ पे आपको हो जाएगा राजगीर में स्थित था। यही सप्तपर्णी गुफाओं में प्रथम बौद्ध संधि हुआ था इसी सप्तपर्णी गुफा में। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी राजगीर में है ये। निम्नलिखित में से किसने अवंती तथा वत्स राज्य पर अधिकार कर मगध साम्राज्य में मिलाया। तो अवंती और वत्स राज्य पर अधिकार कर मगध साम्राज्य में मिलाया, कौन मिलाया था। तो ये शिशुनाग ने मिलाया था। किसने, शिशुनाग ने। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किसके शासन के समय मगध साम्राज्य के अंतर्गत बंगाल से लेकर मालवा तक का भूभाग सम्मिलित था। तो कहता है किसके शासन के समय मगध साम्राज्य के अंतर्गत बंगाल से लेकर मालवा तक का भूभाग सम्मिलित था। तो ये शिशुनाग के समय भी था। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे पुराण तथा दिव्यावदान में काकवर्ण कहा गया है ना। पुराण तथा दिव्यावदान में काकवर्ण कहा गया है। तो ये कालाशोक के समय कहा गया है, कालाशोक के समय कहा गया है। 69 नंबर प्रश्न इस प्रकार से निम्नलिखित में से किस बौद्ध संगीति के समय बौद्ध संघ दो भागों में अस्थिवर तथा महासंघिक में बट गया था। दोस्तों ये बौद्ध संगीत के समय यानी कि दूसरे बौद्ध संगीति के समय आपको दो भागों में बट गया था। एक अस्थिवीर और महासांघिक के समय हो गया था, है ना। अगला नंबर किस ग्रंथ के अनुसार काकवर्ण को राजधानी पाटलिपुत्र में घूमते समय महापद्मनंद नामक व्यक्ति ने चाकू मारकर हत्या कर दी। अभी मैं बताया था कि काकवर्ण किसे कहा जाता, तो कालाशोक को काकवर्ण कहा जाता था। तो वही कहता है पाटलिपुत्र में घूमते समय महापद्मनंद नामक व्यक्ति ने चाकू मारकर हत्या कर दिया था, है ना। ये किस ग्रंथ में चर्चा किया गया है। तो ये हर्षचरित में चर्चा किया गया है। अगला नंबर प्रश्न देखिए महाबोधि वंश के अनुसार कालाशोक के कितने पुत्र थे। तो महाबोधि वंश के अनुसार कालाशोक के 10 पुत्र थे। अगला नंबर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है कि नंद वंश संस्थापक महापद्मनंद एक क्षत्रिय था, है ना। नंद वंश संस्थापक महापद्मनंद एक क्षत्रिय था। महापद्मनंद को सर्वक्षत्रांक अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला तथा भार्गव अर्थात परशुराम के दूसरे अवतार कहा गया। ये बिल्कुल भी सही है। यहाँ पे कहता नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद एक क्षत्रिय था। यहाँ पे बात ध्यान देना है कि ये गलत है, क्योंकि महापद्मनंद एक जो था ये क्षुद्र था। क्या था, शूद्र था। दूसरा कहता महापद्मनंद का सर्वक्षत्रांक अर्थात क्षत्रिय का नाश करने वाला तथा भार्गव अर्थात परशुराम के दूसरे अवतार माना जाता है। जी बिल्कुल सही है। ये महापद्मनंद एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की तथा एक एकराट और एक छत्र की उपाधि धारण की। जी 2 और 3 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मगध महाजनपद में सर्वप्रथम किस राजवंश ने शासन किया था। तो दोस्तों मगध महाजनपद में सर्वप्रथम जो किया था ये हर्यक वंश ने किया था। ऑप्शन नंबर बी सही है। मगध के किस शासक को सैनियों अर्थात अस्थायी सेना रखने का कहा जाता है ना, रखने वाला कहा गया था। अस्थायी सेना कौन रखता था, तो ये आपको समझना पड़ेगा। ये बिंबिसार रखता था। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, बिंबिसार। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा। तो बिंबिसार ने कहाँ के शासक चंड प्रद्योत के इलाज के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। तो दोस्तों अवंती के राजा, है ना, अवंती के राजा चंद्र प्रद्योत के इलाज के लिए भेजा था। बिंबिसार की हत्या किसने की थी। तो बिंबिसार के हत्या क्या करेगा, उसके बेटा करेगा, उसके बेटा किया था। ऑप्शन नंबर सी सही है। अजातशत्रु के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों अजातशत्रु कहकर बिंबिसार का बेटा था। ध्यान देने का चीज़ है, इसी के संदर्भ में कुछ पूछ रहा है। तो कहता अजातशत्रु को कुनिक कहा जाता था। हाँ कहा जाता था, बिल्कुल कहा जाता था। अजातशत्रु को ही पितृहीनता भी कहा जाता, बिल्कुल कहा जाता था। अजातशत्रु का कूटनीतिक मित्र वर्षकार था। हाँ था, अभी पीछे हम चर्चा किए। तो इसमें 1 2 यहाँ पे 1 3 ऑप्शन भी बना लीजिए, यानी कि डी सही उत्तर हो जाएगा। 1 2 3 सही है। प्रथम बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किस राजा के समय हुआ था। तो प्रथम बौद्ध सम्मेलन जो हुआ था अजातशत्रु के समय हुआ था। किसके समय में, अजातशत्रु को। दोस्तों ये प्रथम बौद्ध सम्मेलन अजातशत्रु के समय हुआ था, और काला समय के समय दूसरी हुआ था, अशोक के समय तीसरी हुआ था, कनिष्क के समय चौथी हुआ था। तो अजातशत्रु पहला, काला अशोक दूसरा, अशोक तीसरा और कनिष्क के समय
चौथा हुआ था। अगला नंबर प्रश्न, अजातशत्रु के सदैव किस वंश के साथ हमेशा संघर्ष चलता था? तो दोस्तों अजातशत्रु का सदैव यानी हमेशा जो एक वंश था उसके साथ हमेशा चलता ही रहता था वजी के समय, है ना। अगला, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हर्यक वंश का जो अंतिम शासक था वो था नागदशक। कौन था? नागदशक। अगला नंबर प्रश्न देखिए, कहता है मगध साम्राज्य की राजधानी का सही कर्म कौन था? तो मगध साम्राज्य की राजधानी जो था सही कर्म था, पहले गिरिजवर्ज था, उसके बाद पाटलिपुत्र था, उसके बाद वैशाली था। जी, गिरिजवर्ज था, पाटलिपुत्र था, वैशाली था, उसके बाद फिर से पाटलिपुत्र था। दोस्तों इस प्रकार था। आगे हम देखते हैं शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? तो शिशुनाग वंश के शिशुनाग था। कौन था? शिशुनाग ही था। शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग ही। सर्वप्रथम वैशाली को मगध साम्राज्य की राजधानी किसने बनाया? तो दोस्तों यहाँ पे मगध साम्राज्य की राजधानी जो वैशाली बनाया था, ये शिशुनाग ही बनाया था। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना है कि राजगिरिवर्ज जो बनाया था मगध की राजधानी बिंबिसार ने। उसके बाद वैशाली बनाने के बाद हुआ पाटलिपुत्र बनाया था, पाटलिपुत्र उदयन ने बनाया था, और उसके बाद वैशाली बनाया था शिशुनाग ने। आगे देखते हैं कालाशोक के बारे में कौन सा कथन सही है? कालाशोक के बारे में, कालाशोक को काकवर्ण भी कहा जाता है। जी अभी हम देखे हैं। इसके समय में द्वितीय बौद्ध सम्मेलन हुआ था। बिल्कुल हुआ है। इसके वैशाली के स्थान पर पुनः पाटलिपुत्र की राजधानी बनाया। जी बिल्कुल सही, यानी ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। 1 2 3। अब ध्यान दीजिए, पहले मगध की राजधानी राजगिरी जो बिंबिसार ने बनाया था, उसके बाद मगध की राजधानी पाटलिपुत्र जो उदयन ने बनाया था, उसके बाद मगध की राजधानी वैशाली जो किसने बनाया था? आपका शिशुनाग ने बनाया था। उसके बाद फिर पुनः मगध की राजधानी पाटलिपुत्र किसने बनाया था? तो ये बनाया था आपका कालाशोक ने बनाया था। किसने बनाया था? कालाशोक ने बनाया था। यहाँ पे 85 नंबर प्रश्न कहता है कि शिशुनाग वंश के अंतिम शासक कौन था? तो शिशुनाग वंश के अंतिम शासक कौन था? तो नंदीवर्धन था। कौन था? नंदीवर्धन था। तो 85 का ऑप्शन नंबर ये सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम देखते हैं 86 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 86 नंबर प्रश्न कहता है मगध में शिशुनाग वंश के बाद किस वंश के शासन आया था, है ना। तो आपको नंद वंश के शासक आया था। नंद वंश के शासन आया था। नंद वंश के संस्थापक कौन है? महापद्मनंद था। कौन था? महापद्मनंद था। अगला, महापद्मनंद के बारे में कौन सा कथन सही है? तो जुड़िए, महापद्मनंद एक शूद्र था। जी पीछे हम देख चुके हैं, शूद्र था। इन्होंने सर्वछत्रांक और भार्गव की उपाधि धारण जी बिल्कुल किया था। ऑप्शन नंबर बी भी सही है। महापद्मनंद को उग्रसेन भी कहा जाता था। जी बिल्कुल कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 सब सही है। घनानंद के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? जी देखिए, ऑप्शन 1 कहता है घनानंद सिकंदर का समकालीन था। बिल्कुल सा, इसी के समय में सिकंदर आया था भारत में घनानंद के दरबार में चाणक्य था, आया था। बिल्कुल आया था। नंद वंश के अंतिम शासक नागानंद था। नंद वंश के अंतिम शासक नागानंद नहीं था, यहाँ घनानंद था, खुद था। ये गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। घनानंद की हत्या चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। बिल्कुल किया था। राजा नंद का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो राजा नंद का उल्लेख जो मिलता है, आपको ध्यान देने की चीज़ है, तो ये खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है राजा नंद का, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदाई गई थी। वो किस क्षेत्र में? तो ये कलिंग में खोदाया गया था। 92 नंबर पर भारत में प्राचीनतम प्राप्त सिक्के को, है ना, प्राचीनतम प्राप्त सिक्के तांबा के थे, सोने के थे, रांगा के थे, चांदी के थे? तो किसका था? चांदी के था। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था? तो शिशुनाग ने काशी को नहीं किया था, क्योंकि काशी पता है आपको प्रसन्नजीत के क्षेत्र में था, वापस ले लिया था, बिंबिसार को दिया था। तो उस समय कौन था? अजातशत्रु, जो कि अजातशत्रु शादी करके उसे फिर वापस ले लिया था। निम्नलिखित जनपदों में से किसने सबसे पहले युद्ध में हाथियों का प्रयोग बड़े पैमाने पर किया था? तो बड़े पैमाने पर पहले ही प्रश्न हम देख चुके हैं, मगध, है ना। और कंबोज था, तो जो था घोड़ा के लिए प्रसिद्ध था। आगे देखते हैं 95 नंबर प्रश्न कहता है बौद्ध साहित्य में उल्लेखित महाजनपद काल में अवंती में निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश शासन करता था? तो बौद्ध साहित्य में उल्लेखित महाजनपद काल में अवंती में निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश शासन करता था? तो अवंती में जो शासन करता था ये प्रद्योत, है ना, प्रगद्योत जिसको बोलते थे, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन
महाजनपद यमुना नदी के तट पर स्थित था। तो प्राचीन महाजनपद यमुना नदी के तट पर स्थित था, वो था आपको वत्स, वत्स है ना, वत्स। ऑप्शन नंबर डी सही है। मगध पर शासन करने वाला दिए गए शासकों का सही कालानुक्रम कौन सा है? तो मगध पर जो शासन कर रहा था उसके कालक्रम बृहद्रथ सबसे पहले था, आपको पता होगा। बृहद्रथ, उसके बाद बिंबिसार, उसके बाद शिशुनाग, उसके बाद बिंदुसार। इस प्रकार से आपको ध्यान देना। बिंबिसार बिंदुसार अलग है। जिस राजा के कलिंग में नगर खुदवाया हुआ था, कौन कौन था वो? तो आपको पता होगा कि ये तो जो था आपका नंद राजवंश था, है ना, नंद राजवंश। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, नंद राजवंश। पुराणों में निम्नलिखित किस शासक को एक छत्र व एकराट कहा गया है? तो पुराणों में जो कहा गया है वो महापद्मनंद को कहा गया है। किसे? महापद्मनंद को कहा गया है। नंद वंश के अंतिम सम्राट कौन था? नंद वंश का अंतिम सम्राट महापद्मनंद था। नंद वंश का अंतिम सम्राट महापद्मनंद था। अगला नंबर, प्राचीन नगर जो महाभारत दोनों में उल्लेखित है वो कौन है? तो प्राचीन नगर में जो महाभारत और महाभारत में दोनों उल्लेखित है, ये है आपका मध्यामिका अन्यनगरी और विराट नगर बैराट। ऑप्शन नंबर ई सही उत्तर हो जाएगा, ए और सी दोनों। उद्ययन वासवदता की दंत कथा, है ना, उद्ययन अवासवदता की दंत कथा संबंधित है, किससे संबंधित है? तो आपको उज्जैन से संबंधित। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, उज्जैन से। अगला नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कि प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं है? प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं है? तो ये आपको हो जाएगा अवधेय नहीं है। अगला, महाजनपद युग में 16 महाजनपदों के नाम बौद्ध साहित्य में प्रायः उल्लेखित मिलते हैं। निम्नलिखित में से किन जनपदों के नाम पाणिनि के अष्टाध्याय में उल्लेखित है? जी दोस्तों, पाणिनि के अष्टाध्याय में जो उल्लेखित है कौन कौन है, ये चीज़ों को ध्यान देना है हम लोग के। तो ये हो जाएगा मगध की है ना, मगध के किया गया है, अस्मक के किया गया है और कंबोज के किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी का चर्चा किया गया है। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था। तो गोदावरी तट पर जो था आपको स्थित महाजनपद अस्मक था। आपको पता है कि महाराष्ट्र में है, इसकी राजधानी पोटली या पोतन था। अगला, प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? तो प्राचीन श्रावस्ती नगर का विस्तार तो अर्धचंद्राकार था, है ना, अर्धचंद्राकार था श्रावस्ती। मगध का कौन सा सम्राट अप्रो परशुराम के नाम से जाना जाता था? तो ये महापद्मनंद, पहले भी पीछे पड़ चुके हैं। अगला नंबर प्रश्न, कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित था? कालपी नगर जो था ये यमुना नदी के तट पर था। किस नदी पर? यमुना नदी, कालपी नगर। अगला नंबर प्रश्न देखिए 109, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन प्राचीन भारत के श्रेणी व्यवस्था के बारे में असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन प्राचीन भारत की श्रेणी व्यवस्था के बारे में असत्य है? मतलब गलत को ढूंढना है। ये कहता है कि श्रेणी व्यापारियों और कारीगरों का संगठन था। जी, श्रेणी एक नाम, मतलब कि संगठन का नाम था। वो किसका संगठन था? व्यापारिक और कारीगरों के था। उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता और कीमत संबंधित श्रेणी द्वारा निर्धारित। जी, श्रेणी द्वारा ही किया जाता था कि किसका कीमत क्या रहेगा। श्रेणी अपने सदस्यों के आचरण पर भी नियंत्रित रखा करती थी। जी बिल्कुल रखा करती थी। अगला का था, श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर भारत में प्रचलित नहीं, उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत में भी प्रचलित। तो कहता कौन सा गलत था? तो यही गलत है, यानी कि उत्तर भारत के साथ दक्षिण होना चाहिए साथ में। तो ये उत्तर सिर्फ दे रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर नहीं है। अगला नंबर, वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद स्थित है? तो वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपदों में कुल जो है 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। दोस्तों, आज हम छठी शताब्दी ईसा पूर्व के सभी प्रश्न को देखने का प्रयास, जिसके अंतर्गत महाजनपद की चर्चा हमने किया है, और एक वीडियो इसका पिछले भी किया गया है, तो आप उसे भी देखने का प्रयास करें 1 से लेके